वह अंधेरे से भरा हुआ एक बड़ा ही भयानक जंगल था। शरीर का खून जमा देने वाली सर्द हवाएं चल रही थी और एक स्त्री की भयानक चीखने की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उस जंगल की झाड़ियों में बुरी तरह से हाँफता कांपता भाग रहा था कि तभी अचानक हल्की हल्की बर्फबारी होने लगी। अचानक वह पत्थर की ठोकर से मुंह के बल गिर पड़ा। वह गिरकर उठा ही था कि तभी उसने अपने सामने एक बड़ी ही भयानक विचित्र दिखने वाली औरत को देखा, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी। काली नाइटी में लिपटी हुई वो भयानक स्त्री इस समय उस व्यक्ति को मौत की डायन नजर आ रही थी। वह व्यक्ति हाथ जोड़ता हुआ उस भयानक दिखने वाली औरत से बोला, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे यहाँ से जाने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है मौत। दिशा को बचपन से ही पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। उसका बचपन का यह शौक दिशा की जवानी में प्रोफेशन में कब बदल गया, दिशा को पता ही नहीं चला। दिशा अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को एग्जीबिशन हॉल में बड़ी गौर से देख रही थी कि तभी उसके कानों में उसकी दोस्त दीप्ति की आवाज टकराई। तुम तो अपनी ही पेंटिंग को ऐसे देख रही हो जैसे इसे किसी और ने बनाया हो। दीप्ति की बात सुनकर दिशा मुस्कुराती हुई बोली, अपनी बनाई हुई पेंटिंग को इस एग्जीबिशन में देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। अचानक दिशा की नजर एक दीवार पर लगी हुई दूसरी पेंटिंग्स पर गई। उसने देखा कि उस पेंटिंग में घने जंगलों के बीचों बीच एक बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ था। उस कॉटेज के बाहर एक लड़की जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, काली नाइटी पहनी हुई खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस पेंटिंग की तस्वीर में मौजूद लड़की की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। दिशा के कदम खुद ब खुद उस तस्वीर की ओर खींचे चले गए। वो उन आंखों को बहुत गौर से देखने लगी कि तभी पीछे से एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। वैसे तो इस पेंटिंग को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। ये पेंटिंग मेरी है। दिशा उस व्यक्ति की ओर देखे बगैर किसी सम्मोहित अवस्था में बोली, ये पेंटिंग तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, मानो इसके अंदर रहस्य का सागर हो। मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहती हूँ। इतना बोलकर दिशा उस व्यक्ति की ओर मुड़ गई। मुझे प्रोफेसर कहते हैं। वैसे तो मैंने इस पेंटिंग की कीमत 2 लाख रुपए लगाई थी, लेकिन मैं तुम्हें इसे मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर प्रोफेसर ने उस पेंटिंग को दीवार से उतारकर दिशा को पकड़ा दी और तेज कदमों से बाहर चला गया। दीप्ति इस दृश्य को काफी गौर से देख रही थी। अजीब आदमी था, ये पेंटिंग तुम्हें फ्री में दे गया। दिशा ने दीप्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दीप्ति के साथ कार में बैठकर अपने घर आ गई। घर पर उसने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया और दोबारा उस पेंटिंग को गौर से देखने लगी कि तभी उसका पति आर्यन उसके पास आकर बोला, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ दिशा, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। आर्यन की आवाज सुनकर दिशा जैसे अपनी गहरी सोच से बाहर आ गई और आर्यन की ओर देखकर बोली, आई एम सॉरी आर्यन, मुझे तुम्हारी आवाज लगी ही नहीं। आर्यन उस पेंटिंग को देखकर बोला, तो आखिरकार तुम फिर से पेंटिंग खरीद कर ले ही आई। आर्यन, जानते हो ये पेंटिंग इसके बनाने वाले ने मुझे फ्री में दी थी। हाँ, क्योंकि ये पेंटिंग कोई भी इंसान पैसों से क्यों खरीदेगा। अच्छा सुनो, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, लौटने में मुझे रात हो जाएगी। इतना बोलकर आर्यन तेज कदमों से घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया और कार को सड़क पर दौड़ाने लगा। कार कुछ ही दूर सड़क पर दौड़ी थी कि तभी अचानक एक काला साया एक घने पेड़ से उतरकर ठीक आर्यन के कार के सामने आ गया। ओह माय गॉड, ये क्या भला है। वो काला साया एक अजीब सी भयानक दिखने वाली स्त्री का था, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी। यह देखकर आर्यन बुरी तरह से घबरा गया। उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया और उसकी कार पेड़ से टकरा गई। कुछ देर बाद आर्यन की आंख अस्पताल में खुली। दिशा उसे घूरे जा रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है आर्यन कि गाड़ी धीमे चलाया करो। शुक्र मनाओ कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई। दिशा की बात सुनकर आर्यन तुरंत बेड से उठकर बैठ गया। मैं गाड़ी तेज नहीं चला रहा था दिशा, अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक काला साया आ गया। बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारे ज्यादा काम करने का नतीजा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें अपने काम से कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहिए। दिशा ने इतना कहा ही था
कि तभी आर्यन और दिशा के दोनों दोस्त दीप्ति और राहुल मुस्कुराते हुए हाथों में गुलदस्ता लिए उस कमरे में प्रवेश कर गए। भाभी सही कह रही है आर्यन, इसलिए हम सब आज ही मनाली जा रहे हैं। मैंने वहाँ पर एक कॉटेज भी बुक कर लिया है। यकीन मानो आर्यन, कुछ दिन वहाँ पर बिताओगे तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। राहुल की बात सुनकर आर्यन राहुल को बहुत गौर से देखने लगा। आर्यन बहुत ही आहिस्ता से राहुल के कानों में बोला, कहीं तूने वही कॉटेज तो बुक नहीं किया? राहुल बड़ी रहस्यमयी अंदाज में आर्यन की ओर देखकर उसके कान में बोला, हाँ, मैंने कॉटेज तो वही बुक किया है, लेकिन तू टेंशन मत ले, उस कहानी को खत्म हुए बहुत वक्त हो चुका है। अगली शाम दिशा, राहुल, तान्या और दीप्ति मनाली के सुंदर जंगलों के बीच एक कॉटेज के रूम में बैठे हुए थे। वाह राहुल, ये कॉटेज तो बहुत ही सुंदर है। दिशा मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, सुना है शादी से पहले तुम्हारे यहाँ पर बड़े जल्दी जल्दी राउंड लगा करते थे। दिशा की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। और मुझे भी। दीप्ति और राहुल उस कॉटेज में बने अपने बेडरूम में चले गए। आर्यन और दिशा भी एक कमरे के अंदर चले गए। तभी दिशा ने अपने बैग से वही पेंटिंग बेडरूम की दीवार पर लगा दी। दिशा, तुम भी ना हद करती हो यार, जहां भी जाती हो पर अपनी पेंटिंग लाना नहीं भूलती। इतना बोलकर आर्यन गहरी नींद में सो गया। अचानक आधी रात के वक्त आर्यन की आंख किसी स्त्री की दर्दनाक चीख की आवाज से खुल गई। आर्यन घबराते हुए उठकर बैठ गया। आवाज कॉटेज के बाहर से आ रही थी। दिशा बेखबर सो रही थी, मानो उससे चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन कॉटेज के बाहर निकल आया। कुछ देर बाद आर्यन घने जंगल में खड़ा हुआ था। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। आर्यन जैसे अपने होश में आ गया।